तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। खैर, आज हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक का क्विक रिवीजन और उसके नोट्स के साथ। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डी एंड एफ ब्लॉक हमारे पास गिव रीज़न के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो पे कंसंट्रेट करना, आप लोग के डी एंड एफ ब्लॉक से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट आप लोग को ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में यही वाला क्वेश्चन आने वाला है और हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक जो है ना, वो IIT का भी है, नीट का भी है और जेई एडवांस का भी है। तो ये सब बहुत ज़्यादा है, हमें उन सब से नहीं जाना है, हमें क्लास 12th पहले पास करना है और हम लोग उसी को देखने आए हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो, जो टॉपिक अगर आप लोग चाहते हो कहीं और से पढ़ना तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ लेना, इसके अलावा कहीं से भी पूछा नहीं जाएगा। मतलब कहने का है KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन अगर आप लोग ने शायद कुछ भी सुना हो तो इनकी एसिडिक रिएक्शन पूछी जाती है। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। लैंथेनाइट एक्टिनाइट के सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। इसके अलावा इससे कुछ नहीं आएगा, बस इतना रट लो, ये पूरा टोटली रटने वाला चैप्टर है। हाँ, रिएक्शन की मैं आप लोग को एसिड, यहाँ पे वो ट्रिक नहीं बताएंगे कि यहाँ पे MnO4- से Mn2+ में जा रहा है। ये तो रिएक्शन तब आएगी जब आप लोग को रिएक्टेंट भी पता नहीं है। मैं आप लोग को क्वेश्चन में क्या कहते हैं, A+B+C के फॉर्म में 3 रिएक्टेंट आप लोग को देगा और आप लोग को प्रोडक्ट बनाना रहेगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे उसकी ट्रिक मेरे पास बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग, अगर आप लोग इस वीडियो से पढ़ो तो मैं आप लोग को तो ये डेफिनेटली पूरा पढ़ाऊंगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले थोड़ा सा सिर्फ मेरी बात ध्यान सुना, पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वो होता है n-1d से की पावर क्या मतलब, उसके जो है वो 1 से 10 तक जाते हैं। मतलब जो डी में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल होंगे। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, विद अपोजिट स्पिन। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3D सीरीज। 3D सीरीज जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है। 4 ट्रांजिशन सीरीज हम लोग 6D में नहीं जा रहे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहां तक एक बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो 57 से 72 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लैंथेनाइट एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 5D 6S और 4F14 भी चलता है। पहले वाले में आर्गन की नोबल गैस चलेगी, दूसरे वाले में क्रिप्टॉन की नोबल गैस चलेगी, तीसरे वाले में जेनॉन की नोबल गैस चलेगी। आई होप इतनी बात आप लोग को क्लियर। यहाँ पे 21 दे रखा हुआ है तो आर्गन का होता है 18, कितना बच गया 21, तो 4s2 3d1। भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, तो सब में एस में देखो इलेक्ट्रॉन सब में कितने चलेंगे, सब में देखो 2 2 2 2, सिवाय एक्सेप्शन कहाँ जा रहा है, क्रोमियम और कॉपर में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 3d5 4s1। अब एक ट्रिक आप लोग को मैं बताता हूँ, एक बात ध्यान रखना, इसके पास भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास वैलेंस शेल में 3 ही और 4 ही, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं आप लोग को ये क्यों बता रहा हूं कि सबके वैलेंस शेल में बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अगर मुझे क्रोमियम, मान लो मुझे कोबाल्ट का याद है, तो कोबाल्ट, रोहिडियम और इरिडियम, मतलब अगर मुझे कोबाल्ट का पता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मुझे रोहिडियम का और इरिडियम का भी पता है। इतनी बात कुछ समझ आई। अब आप लोग को सिर्फ इस सीरीज को पढ़ना है। और देखो यार, ये बात तो एकदम श्योर है, अगर आप लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हो और इसके बाद आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इन एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत 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 ज्यादा रोल है। ठीक है, अच्छा, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसकी कोई ट्रिक मत रखना। हाँ, इनकी ट्रिक रखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, ला हफ्ता वसूल रे, ओसामा, इरफान पठान और हरभजन। अब आप लोग को इन सीरीज अच्छे से एक बार आप इसको रिवाइंड करके देखना, आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
तो इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर है कैसे, एस में, डी में इलेक्ट्रॉन्स, वो सब तो आप लोग को खाली क्रोमियम और कॉपर का फिलहाल इतना तो ध्यान रखना। अगर एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो सिर्फ इस सीरीज को ध्यान रखना, बाकी किसी भी सीरीज में जाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि काम करो प्लैटिनम की लिख के दिखाओ। अब प्लैटिनम कैसे लिखेंगे, तो प्लैटिनम हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम हम लोग का क्या होता है, पहले देखो प्लैटिनम आता कहाँ पे है, प्लैटिनम हमारा आता है यहाँ पे निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अच्छा ये याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे भी आसान रख सकते हो, याद होगा तुम्हें अगर हम लोग H2 का एडिशन करते थे तो निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में करते थे, तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8, इसके भी कितने 8 और इसके भी कितने, मतलब वैलेंस शेल में 8 और 2 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 और 1 10, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे 6s में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, और 5d में कितना जा रहा है, 9 जा रहा है। अच्छा इतनी बात क्लियर होगी। तो बचा कितना होगा, 4f का 14, और कौन सी नोबल गैस चल रही है इसके साथ, नोबल गैस चल रही है हमारे पास ज़ेनॉन की 54। तो बस खाली आर्गन के साथ 3d4s, क्रिप्टन के साथ 4d5s और ज़ेनॉन के साथ 4f 5d और 6s, एक्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास लैंथिनम, ठीक है। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी है डी ब्लॉक का। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन पर, जो हम लोग मेन देखने आए हैं। तो यहाँ से पोटेशियम पर मैग्नेट, अच्छा पोटेशियम पर मैग्नेट होता क्या है हमारे पास, KMnO4, पोटेशियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की होती -2, तो यहाँ पे +1, Mn की निकालना है x, 4 2 जा 8 तो -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7, यानी यहाँ पे मैग्नीज कहाँ पे है, +7 पे। अच्छा मैग्नीज होता है 25, यानी 4s2 3d5, पहले वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ से यानी +7 सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसका मतलब जो KMnO4 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब यहां से हमको इससे क्या मतलब होगा, हमको करनी है पहले हम इसकी करेंगे, क्या करेंगे, प्रिपरेशन, क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक और, क्या चाहिए होगा, और प्लस हम लोग लेते हैं फ्यूजन मिक्सचर, प्लस क्या लेंगे, फ्यूजन मिक्सचर। फिर उसके बाद हम लोग को एक क्या मिलेगा, हम लोग को यहां से मिलेगा एक मैग्नेट आयन, क्या मिलेगा, एक मैग्नेट आयन। अच्छा मैग्नेट आयन मिल गया, ठीक है, और प्लस क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। अब यहां से और क्या होगा, फ्यूजन मिक्सचर क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो हमारे पास और होगा वो और हमारे पास उसी का होगा जिसका पोटेशियम पर मैग्नेट यानी मैग्नीज का, यानी MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट और, क्या बोलेंगे, पायरोलुसाइट और। अच्छा पायरोलुसाइट हो गया। अब फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर में हमारे पास एक एल्कली रहेगा प्लस O2 रहेगा। अब एल्कली हमारे पास रहेगा KOH, इतनी बात क्लियर। अब यहां से बनेगा मैग्नेट आयन। अब मैग्नेट आयन क्या होता है, मैग्नेट, एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट हमारे पास K2MnO4, क्या रहेगा, K2MnO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, KMnO4, सिर्फ यहाँ से 2 हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K2MnO4, मतलब K2MnO4 में से 2 हटा दें तो KMnO4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी +2, यहाँ पे -2, यानी टोटल 8, 8 यानी गया तो +6, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, +6 आ रही है। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। +6 में हमें किस में लेके जाना पड़ेगा, +7 में लेके जाना पड़ेगा। अगर +7 में लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एसिडिक ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन ही होगा ना, एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो कैसे होगा, हम लोग एसिडिक करा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, H+ का एडिशन होगा, क्या होगा, H+ का एडिशन। तो हमारे पास K2MnO4 रहेगा प्लस H+ हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पे H+ लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस, अच्छा यहाँ पे H+ है तो कहाँ से आएगा, एसिडिक है तो HCl से मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे MnO2 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास KCl, एक K निकल गया ना तो एक KCl हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास H बच गया ना तो H हमारे पास वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा इसको हम याद कैसे रखें, अब याद करने में बहुत टफ है, तो खाली ध्यान रखना इसका पायरोलुसाइट और जो है ना
ये हमारे पास मतलब ऐसे ही हम लोग सेम और प्लस फ्यूजन मिक्सचर हम लोग क्या कहते हैं K2Cr2O7 में भी करेंगे, तो आप लोग को शायद वहां से भी याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब KMNO4 उसका K2MNO4 ये क्या था, मैग्नेट आयन। क्या है, मैग्नेट आयन। और ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का बच्चों कलर होता है पर्पल। क्या कलर होता है, पर्पल। तो कैसे होगा, P से पोटेशियम, P से पर मैग्नेट, P से पर्पल, या फिर बहुत जगह P से पिंक भी हम लोग को मिलेगा। इससे याद हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेट आयन का कलर क्या होगा, अच्छा मैग्नेट, यहां से मैग्नेट यानी आयरन वाली फीलिंग आ रही है, तो Fe2+ का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो इसी वजह से इसका भी कलर क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा। कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। इतनी बात क्लियर अच्छे से। चलो ये थी हमारे पास इसकी पूरी प्रिपरेशन। इसके अलावा हमें कुछ भी और पढ़ने की जरूरत इसमें मतलब इसकी प्रिपरेशन में नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे। तो बच्चों इसकी रिएक्शन जो होगी ना, इसकी रिएक्शन हमारी 3 टाइप्स में होती है, लेकिन सिलेबस में हमारे पास, सिलेबस कह रहे हैं, हमारे पास बोर्ड में हमेशा क्लास 12 के बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन आती है। इसमें रिएक्शन आती है एसिडिक मीडियम में। अब सिर्फ अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आ रही है तो हम लोग देख लेते हैं। तो MnO4- से ये चेंज होता है Mn2+। सर MnO4- कहां से है, अरे K+ को मैंने क्या किया, हटा दिया। तो न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए इधर माइनस और इधर प्लस होता है। अब यहाँ पे Mn की वैलेंसी कितनी है, Mn की वैलेंसी है यहाँ पे 4 2 8, 8 उधर जाएगा, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है हमारे पास 8। नहीं गलत, मुझे पता था आप लोग ऐसे ही सोचोगे, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा तो +6 का चेंज आना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि एक माइनस चार्ज बाहर भी है, इसका मतलब ये माइनस चार्ज जो है ना पूरे इस कंपाउंड के ऊपर है। अब ये माइनस चार्ज पूरे इस कंपाउंड के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे x प्लस 4 2 यानी 2 × 4 -1, यानी x आ गया +7, यानी +7 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, +2 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है, और वो होता है MnO4- से जाता है हमारे पास MnO4₂-। बस खाली क्या करना है, दो देखो दोनों ही सेम है, बस खाली क्या किया, माइनस का चार्ज हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन है हमारी बेसिक मीडियम की। कैसी रिएक्शन है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, इसके बाद आती है हमारे पास न्यूट्रल मीडियम की। कौन सी आएगी, न्यूट्रल मीडियम की। अच्छा न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन आ रही है, तो इसका मतलब सेम वही रहेगा भाई, MnO4 तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना। कहां से कहां पे चेंज हो रहा है, वो हो रहा है MnO2 में। किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में। क्या हम लोग का, अच्छा और हम लोग का क्या था, पायरोलुसाइट और था क्या, इसका मतलब वो किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में, यानी कौन से और की बात कर रहा है, पायरोलुसाइट और की बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर आप लोग को, आगे बढ़े, चलो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आप लोग ने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग के पास अब देखते हैं सारी रिएक्शंस। अब मैं आप लोग को एक थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे क्या कहते हैं आप लोग सारी रिएक्शंस को बहुत इजी कर लोगे। कैसे करना है वो देखो, पहली बात कुछ टर्म्स ध्यान रखने हैं कि एसिडिक मीडियम में कुछ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमें वो ध्यान रखने हैं। जैसे C2O4 से चेंज हो रहा है CO2 में, जैसे H2S से चेंज होता है S में, जैसे हमारे पास I- से चेंज होता है I2 में, जैसे हमारे पास SO3 से चेंज होता है SO4 में, और NO2- से चेंज होता है NO3- में। इतनी बात। अब आप लोग से कौन सा पूछेगा यार, आप लोग से पूछेगा ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला बहुत ही रेयर पूछता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना इनको थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसीलिए। तो इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे देख लेते हैं। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप मान लेते हैं कि आप लोग ने अभी तक कोई रिएक्शन कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग को सिर्फ एक चीज याद है, वो आप लोग को याद है कि एसिडिक मीडियम की अगर बात कर रहा है बंदा, और एसिडिक मीडियम हमें रिएक्शन में देख के कैसे पता चलेगा, पहले हम लोग बात करते हैं उसकी। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, क्या कहते हैं, MnO4- है, ठीक। अच्छा किस में चेंज हो रहा होगा, Mn2+ में, अगर एसिडिक मीडियम है तो, ठीक है। एसिडिक है तो क्या H+ भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर H+ है तो क्या इधर वाटर रिलीज करेगा, अरे बिल्कुल करेगा।
इतनी बात हम लोग की बहुत अच्छे से क्या हो गई, क्लियर हो गई। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम लोगों को यहाँ से अगर दिया हुआ है Fe, क्या दिया हुआ है, Fe2+ से जा रहा है Fe3+ में, भाई क्यों, ये दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करेगा, क्योंकि Mn जो है वो +7 में है, +7 में है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल चुके हैं। अब यानी खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने पे यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर खुद रिडक्शन शो करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, इसीलिए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। आपको ध्यान होगा ऑर्गेनिक में हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम लोग को KMnO4 या हम लोग K2CR2O7 को लेते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आओ आगे ध्यान देते हैं। यहां तक आई होप आप लोग को बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब इस रिएक्शन को वर्ड्स मतलब उसमें कैसे लिखेंगे पूरे मेथड में, तो हमारे पास क्या होता था, KMnO4 होता था। ठीक है, हमने ले लिया KMnO4 यार। एसिड हम चलो H2SO4 ले लेते हैं, ठीक, प्लस हम लोग क्या चाहिए, FeSO4, क्योंकि Fe2+ वाला चाहिए। अब यहाँ पे हमको Mn चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे आएगी अमेजिंग ट्रिक। क्या आएगी, अमेजिंग ट्रिक। सबसे पहले तो तुम क्या करो, पानी को निकाल दो, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवी का डायलॉग है ना बॉस में कि अपने को तो बस पानी निकालना है, तो यहाँ पे हमने भी पानी निकाल दिया। अब जो तुमको पॉजिटिव दिख रहा है उसको सल्फेट के साथ मिला दो। K को सल्फेट के साथ मिलाओगे K2SO4, Mn को सल्फेट के साथ मिलाओगे MnSO4। क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, हमारे पास बच गया Fe को भी मिलाओ सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, अच्छा Fe2+ में जा रहा मतलब Fe3+ में जाएगा ना, तो यहाँ पे सल्फेट की वैलेंसी 2- तो 2- इधर आएगा, उसकी वैलेंसी 3+, तो 3+ इधर जाएगा। बस हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना है बैलेंस। अब मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, हाँ इस तरह मैं आप लोग को सिर्फ 5 सेकंड का पॉइंट दे रहा हूं, मतलब वक्त दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से बैलेंसिंग इसकी करके देखो। अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, मैं खुद करके बताता हूं। कर लिया बैलेंस, चलो अब हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पहले एक चीज का अगर तुम लोग अगर ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मतलब पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो हमें इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 2+ है, तो हमको क्या करना है, चार्ज बराबर करना है। इधर चार्ज हमारे पास कितना है, इधर चार्ज है हमारे पास 6, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 8H+ कर देंगे, जिसकी मदद से चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सर आप चार्ज कैसे बराबर किया, हमें समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारे पास 8, अरे इसको पहले हटाते हैं, H+ था, यहाँ से यहाँ जा रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज था। ठीक, अब ये माइनस माइनस कितना है, +6 है, और इधर +2 है, तो बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 8 लगा देंगे, ताकि 8 और 6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 और इधर भी 2 बराबर हो जाएगा। अब समझ आया, ठीक, बस अब रिएक्शन पूरी यहां से बैलेंस्ड होगी। कैसे, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे 8H पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे भी 8H पॉजिटिव लेंगे। अब रिएक्शन अब बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। अब ध्यान देना, तो 8H2 जा 16, यानी यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे भी 8 हमको चाहिए, 16 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से K कितने, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम 2 K लगा देंगे। यहाँ पे 2 Mn हो गए, तो यहाँ पे 2 Mn लगा देंगे। अब देखो अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है Fe। हम लोग क्या बैलेंस करना है, Fe बैलेंस करना है, सल्फेट बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो 3 3 3 6, इधर कितने सल्फेट हो गए, 6, और इधर कितने हैं, 8 और 1 9, तो हमें सल्फेट को बैलेंस करना है। अब सल्फेट को कैसे बैलेंस किया जाए, तो हमने काम किया, यहाँ पे हम लोग ने यूज किया Fe कितने हैं, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे सल्फेट, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 10। अब यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे हम 5 लगा देते हैं। अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं हुई, कुछ बैलेंस हुई, देखो जरा, यहाँ पे 2KMn4, ठीक है, 2K, यहाँ पे हो गया 2K, ठीक है, यहाँ पे 2Mn, यहाँ पे हो गया 2Mn, ठीक है, यहाँ पे 16H, ये भी बैलेंस हो गया, 10 Fe भी बैलेंस हो गया। सल्फेट कितने हैं, 10 18, ठीक है,
यहाँ से 3 15 और 15 3 18, यहाँ से सल्फेट भी बैलेंस हो गया, यानी पूरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई। समझ आया कैसे करना? तो ये बहुत इजी ट्रिक थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे Fe के आगे 10 क्यों लगा दिया? आप लोग ये सोच रहे हो ना भाई क्यों? खुद ही एक बात बताओ। यहाँ से क्या था, Fe2 प्लस था, किस में जा रहा था, Fe3 प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो Fe कितने हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लगाया। समझ आया आप लोग को? ये थी हमारी अमेजिंग ट्रिक जिससे रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप लोग को बैलेंसिंग भूल जाते हो तो रिएक्टेंट बनाने का मैंने आप लोग को बहुत अमेजिंग मेथड बताया जिससे आप लोग अमेजिंग रिएक्शन बना सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल करें? चलो एक और एग्जांपल करते हैं, इससे आप लोग को और इजी क्लियर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या था, I माइनस से वो किस में जा रहा था, I2 में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, एसिडिक रिएक्शन है। अच्छा, तो H प्लस होगा, तो H प्लस होगा। अच्छा, H प्लस से वाटर बना देता है, हाँ यार। अच्छा, एसिडिक है तो MnO4 माइनस से क्या चला जाता है, Mn+2 में। हाँ, ये भी बात सही कहा। अरे सबको जोड़ देते हैं और जोड़ दे फटाक से। तो हमारे पास क्या था, KMnO4 था। देख सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, KMnO4 था, H2SO4 था। अच्छा, I कहाँ से आया होगा, हम KI ले लेते हैं क्योंकि हमको एक एल्कली चाहिए ना। अब हम सर क्या करें, अरे सबको फटाफट सारे पॉजिटिव को SO4 के साथ मिला दो। KI किस में चेंज हो रहा था, I2 में, पहली बात कर दो। अगर एसिड है तो वाटर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से अरे K2SO4 बना दो, यहां से MnSO4 बना दो, MnSO4। अब कोई चिंतक बात है, अब नहीं। अब जैसे रिएक्शन तुमने बैलेंस किया था पहले वैसे ही कर दो। 8H किया था, 8H किया था, ठीक। 2 K किए थे, 2 किए थे, तो 2 M हो गए, 2 Mn हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। कोई चिंता की बात पड़ी नहीं ना? अब यहाँ पे एक चीज को और, अब यहाँ से हमारा क्या बैलेंस नहीं, I बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं, I बैलेंस नहीं है। यहाँ से ध्यान दो, I माइनस से वो जा रहा है I2 में। इसका मतलब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 2 I हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन का चेन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन का चेन, बैलेंस करने के लिए 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। इसका मतलब I कितने हो जाएंगे, हमारे पास 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 की I हो गए। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास 10 की I हो गए, सुनना मेरी बात, सुनना। अब जैसे ही मेरे यहाँ पे 10 की I हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 5I कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने के हैं, यहाँ पे कितने के हैं, यहाँ पे के हैं हमारे पास 10 और 2 12, तो यहाँ पे हम लोग 6 लगा देंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा। समझ आया? पक्का ना यार? देखो यार, मैंने बहुत मन से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आप लोग प्लीज, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश भी करना। अब जैसे चलो एक और रिएक्शन ले लेते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 प्लस हम लोग ने लिया, जैसे मान लेते हैं फिर से वही H2SO4। अब हम लोग ले रहे हैं, अब की बार H2S से जा रहे हैं हम लोग S में, यानी यहाँ पे -2 से हम लोग जा रहे हैं 0 में, यानी फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो यानी आएगा यहाँ पे H2S, ठीक है। प्लस हम लोग यहाँ पे क्या, आपकी क्या बन जाएगा, KMnO4 यानी K2SO4, Mn तो यहाँ पे MnSO4। देखो सब वही चीज बन रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यार। प्लस एसिडिक है तो वाटर निकलेगा, प्लस किस में चेंज हो रहा है, सल्फर में चेंज हो रहा है, बस, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, वहां पे तो हमको 10 चाहिए, तो यहाँ पे 5 लगा दिया, तो यहाँ पे 5s हो गया। बाकी बचा यहाँ पे कितना, 2 तो चलता ही है, यहाँ पे भी 2 चलता ही है, परमानेंट 2 ही तो चलता है, उससे हमें कोई चेंज नहीं आता है। और हमारे पास अब क्या बच रहा है, हम लोग ने क्या बैलेंस नहीं किया, हम लोग ने बैलेंस नहीं किया अभी तक, जहां तक H को बैलेंस नहीं किया ना, तो H हमारे पास कितना चलता है, 16 चलता है, तो यहाँ पे 8 2 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे 10 2 12 और इधर कितने, 8 2 16, यानी 16, यानी हमें कितने चाहिए, अभी हमें 4 और चाहिए, नहीं 16 है और कहीं नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 3 2 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल हो जाएगा हमारे पास 16। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे और कैसे हम लोग पूरा पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने आप लोग समझाया, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग की बारी है किसकी, K2CR2O7 को करने की।
अच्छा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है डाइक्रोमेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैलेंसी देख लेते हैं, +2 इसको मानते हैं x तो 2x हो गया क्योंकि 2 है ना बच्चों, और प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू में 7 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 2x इज इक्वल टू प्लस का 12, यानी x इज इक्वल टू 6 +6 कितना प्लस है, तो हमारे पास एक के ऊपर कितना है, ध्यान सुनना, हमारे पास 2x आया है यानी +6 आया है, यानी अब 2 क्रोमियम है तो यानी कितना हो जाएगा +3, यानी टोटल कितना है +6, इस बात को ध्यान रखेंगे। चल वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग कौन सी रिएक्शन देखनी है, पोटेशियम पर मैग्नेट की, वो सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो हमारे पास अब एक और होगा सेम एज उसकी तरह, एक फ्यूजन मिक्सचर होगा सेम एज उसकी तरह और कुछ ना कुछ बन रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं आयरन का FeO.Cr2O3, या फिर इसको लिख सकते हैं, आप लोग ने दूसरे नेम से देखा होगा FeCr2O4, ठीक। फ्यूजन मिक्सचर सेम एज एक एल्कली चलेगा, जैसे हमारे पास Na, वहां पे KOH था, यहाँ पे चलेगा Na2CO3 और O2, ठीक। अब यहां से ध्यान सुना, वहां पे क्या बन रहा था, मैग्नेट आयन, क्या बन रहा था, मैग्नेट आयन, और वो कलर कौन सा था, आयरन का, यानी Fe2+ का, यानी ग्रीन कलर का था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, डाइक्रोमेट है ना, पहले यहाँ पे बनेगा क्रोमेट, क्या बनेगा क्रोमेट, मैं लिख देता हूँ क्रोमेट, क्या बनेगा क्रोमेट, यहाँ पे क्या है Na2Cr O4। अब ध्यान से एक और बात सुनना बहुत जरूरी है, CrO4, ठीक है, क्या है CrO4 2-, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है 2-, Cr2O7 2-, क्रोमेट होता है, ये क्या है क्रोमेट, ये क्या है डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो आगे ध्यान देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे Fe बच गया, और अच्छा हमेशा एक बात ध्यान रखना, CO2 में से मतलब CO3 में से हमेशा गैस रिलीज होती है CO2, तो प्लस CO2, ठीक। प्लस यहाँ से Fe बच गया ना, तो Fe कौन सा Fe है 2+ वाला, तो Fe2O3, ठीक है, क्योंकि Fe क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। इतनी बात क्लियर, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि इसके अलावा हमारे पास इसकी प्रिपरेशन में कुछ नहीं है। अच्छा क्या यहाँ पे हम लोग NaOH ले सकते हैं, बिल्कुल, हम लोग KOH की तरह हम लोग NaOH भी ले सकते हैं अगर Na2CO3 अगर भूल जाते हो तो, ठीक है। अब एक और बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये जरूरी है कि कैसे हम लोग NaOH और इसकी बैलेंसिंग करेंगे। चलो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। चलो अब इसके बाद हम लोग इसकी भी एसिडिक मीडियम, देखो ऊपर हम लोग ने बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम नहीं किया, वो इसलिए बच्चों क्योंकि वो नहीं पूछा जाता, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अब एसिडिक मीडियम यहाँ पे भी बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगी, अरे सिमिलर जैसे वहां पे था I- से I2 में जा रहे थे, Fe2+ से Fe3+ में जा रहे थे, और किस में जा रहे थे, हमारे पास NO2- से जा रहे थे NO3- में, C2O4 2- से जा रहे थे CO2 में, अरे H2S भी तो था, हाँ यार उसको कैसे भूल सकते हैं। चलो इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि आप लोग रिएक्शन कैसे करोगे, क्योंकि बच्चा रिएक्शन भी तो करेगा ही। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन क्या थी, चलो कौन सी उठा लें, किसकी उठानी थी हम लोग को उठानी थी K2Cr2O7। K2Cr2O7 में हमारे पास कौन सी है एसिडिक मीडियम, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग I- से सबसे पहले यही लिखा था ना, चलो इसी का हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है K2Cr2O7 है, प्लस हम लोग एसिडिक मीडियम तो H2SO4 हमेशा रहना है, प्लस I- से जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे Ki है, बस ठीक है। अब इतनी बात सारी अब यहाँ पे फिनिश करते हैं। यहाँ से KSO4 यानी K2SO4। अब की बात Cr है। अच्छा Cr का एक टर्म ध्यान रखना है कि Cr वाला +2 से चला जाएगा कहाँ पे, उधर +3, क्योंकि यहाँ से एसिडिक मीडियम आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मैंने बताया नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ। Cr2O7 से जाता है Cr+3 में, किस में जाता है Cr+3 में, तो यानी Cr2SO4 का वो होल थ्राइस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम है तो वाटर रिलीज करेगा ही करेगा, और यहां से किस में चेंज हो जाएगा I2 में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा I2 में चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, पक्का ना, ठीक है। अब क्या करेंगे रिएक्शन बैलेंस, चलो कर लेते जल्दी से। रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे अब खुद ही सोच के बताओ।
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, चलो पूरी एक पहले रिएक्शन लिखते हैं। कैसे, जैसे हम लोग ने ऊपर किया था, Cr2O7 2- है, एसिडिक मीडियम है, H+ है, किसमें जा रहा है हमारे पास जा रहा है Cr3+ में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या रिलीज कर रहा था, वाटर रिलीज कर रहा था, ये भी बात सही है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, 2 Cr है तो मैंने यहाँ पे 2 Cr ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, +6 इलेक्ट्रॉन। मैं इधर +6 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 6, तो मैं यहाँ पे कितना कर दूंगा, 14। अच्छा सर 14 कैसे किया, हमको समझ नहीं आया भाई। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 6, यानी तो हम इधर कितना कर देंगे, हम इधर कर देंगे यहाँ पे 14, ताकि 14 उधर कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ समझ आया, पक्का, ठीक। अब आगे ध्यान देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर कितना है 14, तो नीचे कितना है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ मतलब ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है 6, नीचे कितना है 2, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6i + 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा 3i2, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास देखो बच्चों क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो हमारे पास थोड़ा सा क्या बचा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से हमारे पास बचेगा Cr2O7 2- प्लस हमारे पास बचेगा 6i- प्लस हमारे पास बचेगा 14H+, फिर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2Cr3+, प्लस हमारे पास यहाँ से बचेगा 3i2, प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा वाटर H2O। अच्छा H2O इधर 14 है तो यहाँ पे 7 कर देंगे तो 14। अब रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है। अब आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, और ऊपर रिएक्शन बैलेंस कर दे जल्दी से। यहाँ पे हम लोग के पास H+ कितना था, H+ हम लोग के पास था यहाँ से 14, तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 7। अब I2 हमारे पास कितना था, 3i2 था, तो यहाँ पे 3i2 हो गया, बहुत इजी। I कितने थे, 6 थे, तो 6 के I हो गए, ठीक, ये भी बहुत इजी। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 यहाँ पे 6 8 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 2 8, ये भी बहुत इजीली हो गया। अब क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझ आया, रिएक्शन बैलेंसिंग ऐसे करनी है। और अगर सिर्फ आप लोग को रिएक्टेंट बनाना है, कि अगर आप लोग बैलेंस नहीं करना चाहते हो या फिर एग्जाम में जैसे मतलब आलस के मारे जैसे भी आप लोग छोड़ना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबको सल्फेट के साथ सारे पॉजिटिव को मिला देना। जैसे KMnO4 था तो K2SO4 MnSO4, K2Cr2O7 है तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई, पूरी रिएक्शन एकदम सिंपली हो गई। एक और आगे करके देखें, चलिए एक और एक Fe के साथ कर लेते हैं, अब तो बहुत इजी है यार। तो K2Cr2O7 प्लस हमारे पास है H2SO4 प्लस अब की बार मैंने ले लिया FeSO4, वो चेंज करेगा Fe2SO4 को होल थ्राइस में, एसिड है तो वाटर रिलीज करेगा, प्लस K2SO4 रिलीज करेगा, प्लस Cr2, क्योंकि Cr में भी तो चेंज होगा, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस में भी जाएगा। पूरी रिएक्शन अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 7 था तो मैं यहाँ पे 7 ले लूंगा। यहाँ पे Fe कितने में जा रहा था, Fe जा रहा था यहाँ पे, अच्छा Fe में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ऊपर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 3, ठीक है। रिएक्शन अब देखो पूरी बैलेंस हो गई, बस हो गया यार, बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इसी तरह अब आप लोग इसके बैलेंसिंग करिएगा ताकि आप लोग को बैलेंसिंग इसकी बहुत अच्छे से आ जाए। अब हम लोग थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो एज अ जनरल नॉलेज के लिए, जिसकी मर्जी वो देख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। MnO4- हम लोग एक इसका देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं MnO4 2- का। एक हमारे पास कौन सा है, मैग्नेट आयन। अच्छा मैग्नेट आयन इसमें से कौन सा है, कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसका 2 इधर आएगा तो K2MnO4 मैग्नेट आयन, और ये कौन सा है, पोटेशियम पर मैग्नेट आयन। अच्छा इन सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, मैग्नेट की वैलेंसी कितनी होती है, Mn की, Mn कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 5, तो 5 बॉन्ड बना देते हैं। एक ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो एक ऑक्सीजन के साथ ले लिए, 2 ऑक्सीजन के साथ ले लिए,
2 ऑक्सीजन साथ ले लिए, बचा हुआ एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, 1 माइनस का चार्ज है ना, तो हम लोग 1 माइनस का चार्ज हम लोग इस तरह ले लेंगे। लेकिन Mn की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड नहीं हुई। Mn कितने बॉन्ड बनाता है, पहले बताइए तो। Mn बॉन्ड बनाता है 4s2 3d5। कितने बॉन्ड बनाएगा, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक रहेगा 7, ठीक है। यानी इसकी वैलेंसी बराबर है, तो 1 माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा। अब समझ आए। Mn आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। Mn अब कितना है, MnO4 2 माइनस, तो यहाँ पे इस तरह एक ऑक्सीजन एक माइनस एक माइनस, तो यहाँ पे इस तरह। अब कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लियर। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने बनाए, 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर किसका, K2Cr2O7 का। K2Cr2O7 तो बहुत ईजी है, वो तो इससे भी ज़्यादा ईजी है। हमारे पास पहला कौन सा था, हमारे पास पहला था Cr2O4 नहीं O7 2 माइनस, और एक और क्या था CrO4 2 माइनस। तो बना देते हैं, यहाँ पे 2 Cr है ना, तो 2 Cr ले लेते हैं, एक को ऑक्सीजन के साथ अटैच करो। अब क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है, क्रोमियम बॉन्ड बनाता है 6, तो एक, अब कितने ऑक्सीजन है 7, तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑक्सीजन लगा दो, ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितने चाहिए, हमें 2 माइनस चार्ज चाहिए, तो 2 माइनस चार्ज चाहिए। 2 माइनस चार्ज हम लोग कहाँ कहाँ ले ले, मान लेते हैं हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब क्रोमियम के बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड, समझ आए। तो ऐसे ही अब इसका बन जाएगा। क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड 2, कितने ऑक्सीजन, देखो 6 बॉन्ड बन रहे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन चार्ज कितना हो जाएगा 2 माइनस, बस 4 हो गए। समझ आया सभी को। तो ये था हमारे पास पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पूरा पोटेशियम परमैग्नेट। आई होप आप लोग को बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें आप लोग इसको बहुत अच्छे से करना और अच्छे से इसकी रिएक्शन करना। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि इसकी हम लोग बोल्ड क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12th और बीएससी कैम। यहाँ पे आप लोग को बीएससी और क्लास 12th के सभी डाउट्स यहाँ पे सारे क्लियर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की प्रिपरेशन बोर्ड 2025 जैसे हम लोग चल रहे हैं। देखो हम लोग ने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और D&F ब्लॉक के हम लोग ने पोटेशियम परमैग्नेट, हम लोग ने इतना सब कुछ फिनिश कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे लास्ट ईयर स्पेसिमेन पेपर और बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि 2025, 2024, 23 और 24। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे डी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक, उसमें हमारे पास जो मोस्टली आता है वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज से आता है। कहाँ से आएगा, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज अब इतने, अगर मान लेते हैं सब में 2 क्वेश्चन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे ही हो गए। अब एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन अलग, D&F ब्लॉक के हम लोग पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शंस अलग, तो इतना सब कुछ पढ़ा है, तो D&F ब्लॉक इतना सफिशिएंट है। और इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो देखो इस तरह आएगी, देखो इस तरह गिव रीजन के फॉर्म में क्वेश्चंस में आएगा। देखो मैं और लिखाता हूँ, ये देखो इस तरह आएगा रिएक्शंस के फॉर्म में, ये देखो इस तरह रीजन के फॉर्म में, ये देखो इस तरह रीजन के फॉर्म में, तो सारी प्रॉपर्टीज इनमें अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोग की प्रिपरेशन। मैं 1 बाय 1 मैं आप लोग को आंसर भी लिखते जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, और ताकि आप लोग को आंसर के साथ नोट्स भी मिले और समझ में भी आए। यार मेरे चेहरे पे थोड़ी चोट लग गई, इसीलिए मैं कैमरे का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा विदाउट कैमरा, खाली मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे बात करें ट्रांजिशन मेटल लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल हमेशा वो उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट, आप लोग भी लिखते जाना ताकि आप लोग को भी समझ आए। वैकेंट क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, विच कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहने का है हमारे पास जो लिगेंड होगा
लिगेंड होगा उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की मदद से वो क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर्स को वो डोनेट करता है किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, डी में कितने ब्लॉक होते हैं हमारे पास, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो वो ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, अगर इसका एक और कोई रीजन बताएं, अगर मान लो आप लोग ये भूल जाते हो तो इसका एक और रीजन बताएं। तो इसका एक और रीजन यही है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना वो स्मॉल साइज के होते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव अ स्मॉल साइज, वो स्मॉल साइज के होते हैं। और अच्छा, स्मॉल साइज के हैं तो इनके पास क्या होगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या होगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज या हाई न्यूक्लियर पावर होगी, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या इसका सेकंड पार्ट है, चलो हम लोग जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो तभी शो कर पाता है जब यहाँ पे एज अ हमारे पास, अच्छा कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी, इसकी n-1 से 1 से लेके 10 तक जा रही है और ns जा रही है, ns जिसमें कितने 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होने की मदद से यहाँ पे जो क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। वो क्या है हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज स्मॉल। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा ns और ये रहा n-1d। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने, इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके इधर कभी जंप करके उधर, इसीलिए क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, अलाउ करेगा, क्या करेगा, अलाउ करेगा मेटल को टू लूज इलेक्ट्रॉन, अलाउ करेगा तो मेटल को टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात क्लियर, सभी को अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अच्छा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो यानी वो क्या करेगा, मल्टीपल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। चलो आओ आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास, अरे ये वाली रिएक्शन तो हम लोग ने बहुत बार कर ली है यार। ये वाली रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, हमारे पास कौन सी पहली दे रखी है, KMnO4 वाली, यानी FeSO4 यानी KMnO4। अभी हम लोग ने देखा था रिएक्शन, तो अब तो सभी लोग कर लेंगे। वीडियो पॉज करो, जल्दी से खुद से भी ट्राई करो। तो FeSO4 यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा K को SO4 के साथ मिलाना है, मिलाते हैं भाई, K2SO4 बनाते हैं। अच्छा Mn को भी मिलाना है तो Mn को भी मिलाते हैं, MnSO4 बनाते हैं भाई। ठीक है, प्लस अच्छा Fe किस में चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। अरे एसिडिक रिएक्शन में तो वाटर भी होगा क्या, अरे वाटर भी हो गया, बस अब तो बहुत इजी यार। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, क्यों, Fe है, Fe में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 2K था तो यहाँ पे 2K MnO4 आ गया। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, बस 8H प्लस थे। रिएक्शन बैलेंस, जिन्होंने अगर इससे पहले वाली वीडियो में अगर रिएक्शन देखी है उसमें मैंने KMnO4 और K2Cr2O7 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है यार, बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो उनको अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है K2Cr2O7 Ki और H2SO4। चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्लस हमारे पास क्या है H2SO4, प्लस हमारे पास क्या था, Ki वाला था ना, हाँ Ki था, ठीक है, यहाँ पे Ki है बस। अरे क्या करना है यहाँ पे, अच्छा K को भी SO4 के साथ मिलाना है तो K2SO4 बनाना है, ठीक है, Cr को भी मिलाना है, अच्छा Cr2O7 2 माइनस चेंज होता था Cr3 प्लस में, इसका मतलब यहाँ पे Cr+3 वाला वैलेंसी वाला है, ठीक है, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा क्या, जैसे आयरन का हो रहा था। अच्छा एसिडिक है तो वाटर निकलेगा क्या, अच्छा I है तो I2 में चेंज होगा क्या, बस हो गया। इतनी बात क्लियर सभी को। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज था वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कितने I का चेंज हो रहा था, 10 I थे, तो यहाँ पे कितने हमारे पास हो जाएंगे 10। अच्छा तो 10 तो ऊपर था, तो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 2 जा 6 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 I थे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई, बहुत ईजी था। लेकिन K बैलेंस है,
क्या के बैलेंस है? के बैलेंस अभी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे कितने हैं 2 8, यहाँ पे लगा दिया 4। अब बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, सभी को अच्छे समझ आया? चलो आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है जिंक और कैडमियम जो है ना वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी वैलेंस, तुमको मैं बताता हूँ, मतलब समझना मेरी बात से। सुनो, ट्रांजिशन मेटल होने के लिए एक इनकम्प्लीटली फिल्ड, ट्रांजिशन मेटल होने के लिए इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी सबशेल इन एट लीस्ट वन ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब या तो वो क्या कहते हैं हमारे पास वो उसके वैलेंस शेल में होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं लूज करने से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब इस तरह, ठीक है, या तो पहले से होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद लूज कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बचेगा, तब ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हैव कंप्लीटली फिल्ड n-1 d सबशेल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? द साइज ऑफ द ट्राइवेलेंट कैटायन इन लैंथेनाइट सीरीज, अच्छा, डिक्रीज स्टीडली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अच्छा, इसका मतलब कह रहा है जो हमारे पास लैंथेनाइट सीरीज है वो डिक्रीज हो रहा है जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और साइज ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन का। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो हो रहा है ना। अच्छा, एक और ट्रिक बताओ, एक ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक। जब भी लैंथेनाइट एक्टिनाइट से कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एक वर्ड डाल देना है, वो है हमारे पास इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1.5 मार्क्स तो मिलना कंफर्म, 1.5 ही मार्क्स पूरा दे देगा वो। अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ये हमारे पास होता है पुअर शील्डिंग। क्या होता है? पुअर शील्डिंग, SHIELDING। क्या होता है? पुअर शील्डिंग। अच्छा, पुअर शील्डिंग किसकी होगी? ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, पुअर शील्डिंग कौन से उसकी हो रही है? F की हो रही है, D की हो रही है, S की हो रही है, तो वो किसकी हो रही होगी? बाय द 4f इलेक्ट्रॉन, बाय द 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ आएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो यहाँ पे जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो पुअर क्या करेंगे? चार्ज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो पुअर शील्डिंग होती जाएगी और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज अनएक्सपेक्टेडली हाई। अच्छा देखो, मैग्नीज, इसको मैं समझाने की कोशिश और करता हूँ। 4s2 3d5, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो क्या हो गया? 4s1 3d5। ठीक है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो क्या हो गया? 4s2 यानी 4s0 3d5। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देना और मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फुल हाफ फिल्ड है, और जो हमारे पास हाफ फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो, वो क्या करते हैं? हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अगर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को मोर एनर्जी देनी पड़ेगी देन एक्सपेक्टेड, जो हम लोग सोच रहे थे। चलो आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्ट ऑफ क्यूप्रस, क्यूप्रस यानी Cu+, क्यूप्रिक यानी Cu2+,
अच्छा कॉपर हमारे पास क्या होता है, कॉपर हमारे पास होता है 29, तो इसको लिखते कैसे हैं 4s1 3d10। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3d10, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास बचा 3d9। अच्छा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन शो करेगा, dd ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर शो करेगा। यहाँ पे क्या है, dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेगा, ये कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, इसी वजह से dd ट्रांजिशन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या शो करता है, कलर शो करता है। यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। समझ गए अच्छे से, तो सभी को अच्छे से समझ आया, पक्का ना? ठीक है। अच्छा 3D ट्रांजिशन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसका मतलब एनर्जी गेन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, शायद आप लोग को और समझ आए। यहाँ पे जो हमारे पास जो डी ट्रांजिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन डी ऑर्बिटल, किसमें, इन डी ऑर्बिटल, ये तो आप लोग ने समझ लिया। अच्छा अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, फिर वो यहाँ पे क्या होगा, मूव करेंगे, मूव मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए लाइट को एब्सॉर्ब करके, मूव हायर एनर्जी, मूव हायर एनर्जी। ठीक है, अब जब हायर एनर्जी में मूव कर गए तो वापस से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अब जब हायर एनर्जी में गया तो इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -10 सेकंड तक की ऊपर हायर एनर्जी में रहता है, तो फटाक से गया, तुरंत आया, जब नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, यानी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा, जो एनर्जी लेकर के गया था, तब यहां से वो क्या शो करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, अभी हम लोग ने देखा था, तो आगे हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट्स एज अ गुड कैटलिस्ट। अब ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे गुड कैटलिस्ट क्यों है? अच्छा इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख पाना। यहाँ पे पहला होता है एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, जो शो करता है। ठीक, दूसरा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा वैकेंट डी ऑर्बिटल हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो क्या शो करेगा, मतलब क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसका मतलब एबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इतनी बात क्लियर? ठीक है। और अच्छा एक और कुछ ले सकते हैं, एक और हम लोग एक और ले सकते हैं भाई, इनका साइज के अकॉर्डिंग, यानी इसका सरफेस एरिया भी ले सकते हैं। अब बहुत सब लोग सोचेंगे सरफेस एरिया कैसे, सरफेस भाई इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इंक्रीज क्या हो जाएगी, एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या शो करेगा, एज अ गुड कैटलिस्ट भी शो करेगा। अच्छा स्कैंडियम डज नॉट एक्सिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो स्कैंडियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, क्यों, क्योंकि 4s1 3d2, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम होता है 21, तो यहां से लिखेंगे आर्गन का 18, यहां से कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 21। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का सिर्फ इतना सा मतलब, इतनी बात मेरी समझने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल तो है, क्योंकि इसके पास एक पहले से क्या है, क्या है, एक इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, इसके पास क्या इनकम्प्लीटली डी सबशेल है। अब यहां से एक सेकंड, इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होता है ना, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा 4s2 3d1। हाँ इनकम्प्लीटली क्या है, डी ऑर्बिटल है, सॉरी इनकम्प्लीटली क्या है, डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल है। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि स्कैंडियम जो है यहाँ पे वो एटलीस्ट 1 को ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि उसकी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, और इसी वजह से स्कैंडियम जो है वो स्टेबल आयन शो करता है एज एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल। भाई ये आयन शो कर रहा है और जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, और जिसकी मदद से वो ट्रांजिशन मेटल भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा यहां से हमारे पास क्या है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास क्या है, एलयू हाइड्रोक्साइड। अच्छा यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एलयू हाइड्रोक्साइड क्या होगा, यहाँ से एलयू हमारे पास क्या हो जाएगा, एलयू है हमारे पास यहाँ से लुटेशियम, क्या है हमारे पास, लुटेशियम। इतना सभी को अच्छे समझ आ गया। अब आगे बढ़े, चलो
यहाँ से हम लोग को यहाँ से बता रहे हैं ये मोर बेसिक है, ठीक है। अच्छा ये लैंथेनाइट का है ना, सबसे पहले यार मैंने कहा था ना अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डाल देने का, बाकी सब छोड़ देने का। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डाल देने का, पुअर शील्डिंग होने का, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होने का, बढ़ने का, ठीक है। अच्छा इतनी बात करोगे तो यहाँ से जब भी एस मूव अक्रॉस द लैंथेनाइट सीरीज, एस मूव अक्रॉस, अच्छा अक्रॉस द पीरियड होता है यानी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अक्रॉस मूव लैंथेनाइट सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो आयनिक रेडियाई होता है, मतलब जो इतना समझ लो जो साइज होता है Lu किसका, Lu3+ का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्मॉलर आयन हो जाएगा, स्मॉलर आयन की मदद से यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके पास हाई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और जब किसी मेटल के पास हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने लगेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, उसका जो हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या हो जाएगा, लेस अवेलेबल होगा टू एक्ट एज अ बेस, वो डोनेट ही नहीं करेगा तो एक्ट एज अ बेस वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लैंथेनम मोर बेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, अरे ये तो अभी हम लोग ने देखा, तो आप लोग जल्दी से उसको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी चीजें। इज दैट क्लियर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हम लोग ये वाली रिएक्शन KMnO4 FeSO4 अभी हम लोग ने देखा था, तो यहाँ पे K2SO4, यहाँ पे MnSO4, यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। Ki के साथ हमारे पास I2, यहाँ पे K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, और तो ये और वाटर, यहाँ से ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स, और चलो ये वाले हम लोग फटाक से ये क्वेश्चन कर देते हैं, इनके गिव रीजन कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या है। चलो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का गिव रीजन का पहला क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहा है, द पर्पल कलर ऑफ KMnO4, अच्छा डिसअपियर हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड, अरे ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH का होल ट्वाइस, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, C2O4 2-, मतलब बता रहा हूँ अगर H हटा दोगे तो इसको हम लोग, ये जो हमारे पास कंपाउंड नहीं था जिसको हम लोग ने देखा था CO, इसको किस में चेंज कर रहा था, CO2 में चेंज कर रहा था, तो अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो KMnO4 जो है वो यहाँ से किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिडिक रिएक्शन है तो H2SO4 रहेगा, प्लस ऑक्जेलिक एसिड भी है क्या यहाँ पे, तो ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH ले लेंगे। अच्छा ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से K2SO4 बना दो भाई, MnSO4 बना दो, अच्छा वाटर भी निकलेगा निकाल दो, प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 निकाल दो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बस यहाँ से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप लोग इसको तो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये तो हमने रिएक्शन लिख दी बच्चों, लेकिन इसका अगर रीजन लिखें तो रीजन क्या लिखेंगे, जो पर्पल कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो डिसअपियर हो रहा है इज ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नीचे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पर्पल MnO4- है, देखो ये इसका कलर पर्पल ही तो होता है, P से पोटेशियम, P से पर मैग्नेट, P से पर्पल, ठीक है। ये रेड्यूस हो रहा है Mn2+ में, हाँ देखो Mn2+ में रेड्यूस हो रहा है, इतनी बात क्लियर। और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, CO2 में, हाँ जाहिर सी बात है, तो वो क्या कर रहा है, मिल्की कलर शो कर रहा है यानी व्हाइट कलर, तो इसी वजह से वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। अब समझ आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, some transition metal and their compound get attracted toward the magnetic field। अच्छा toward the magnetic field क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, अरे भाई क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, हैव, उनके पास क्या होता है, अच्छा ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इनके पास क्या होता है, ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टूवर्ड्स अट्रैक्शन शो करते हैं, स्ट्रॉन्गर पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है Mn2+ जो है वो मोर स्टेबल है देन Fe2+, भाई जाहिर सी बात है, यहाँ से 4s2 3d5 है, यहाँ से 4s2 3d6 है, यहाँ पे क्या है, ये कैसा होगा, इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसको मैं इस तरह बनाता हूँ, अच्छा इस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि Mn2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे,
Fe2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो 3d6 बचा। तो 1 2 3 4 1 2 इसको अच्छे से बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो ये तो हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड मोर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, तो इसीलिए Mn2+ ज्यादा स्टेबल है देन Fe2+। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Cu2+ सॉल्ट्स आर पैरामैग्नेटिक, अभी हम लोग ने देखा। Mn2+, अरे तो जस्ट, अच्छा आप लोग क्वेश्चन सोच रहे हैं कि ये रिपीट क्यों करा रहे हैं भाई। मैंने क्या कहा ना, मैंने आप लोग से कहा जितने भी स्पेसिमेन पेपर के सारे क्वेश्चन हैं और जितने भी बोल्ड पेपर के सारे क्वेश्चन हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि डी ब्लॉक के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ उनका मेथड जान लो, बाकी सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है Mn2+, देखो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन आया कि नहीं आया। और देखो ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयन सच एज लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटेशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट कलर शो, है ना। ये वाला भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से वो कलर क्या करेंगे, नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या रहेंगे, फुल्ली फिल्ड रहेंगे। आई होप इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थे हमारे सारे डी ब्लॉक के क्वेश्चंस, स्पेसिमेन पेपर और बोल्ड पेपर के लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग कह सकते हो, और लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर के भी क्वेश्चन कह सकते हो। अब इसके बाद डी ब्लॉक से हमें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, अगर आप लोग के टाइम पास बचता है तो आप लोग और पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों, बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद अब हम लोग करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक। क्या करेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलोएल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन। हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी स्पेसिमेन पेपर और बोल्ड पेपर हैं, मैं इसको एक जगह लेकर के आऊंगा, 1 बाय 1 पूरा समझाऊंगा, और तब तक मैं कोशिश करूंगा मेरे चेहरे की चोट भी ठीक हो जाए, जिससे मैं कैमरे के सामने आकर के मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप लोग की कोई भी परेशानी ना रहो, सब कुछ दूर हो जाए। एग्जैक्टली। और उसके बाद करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, और हम लोग का पूरा बोल्ड प्रिपरेशन 2025 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो है, उससे पहले हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन बोल्ड 2025 की बात करेंगे, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के MCQs और एसर्शन एंड रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये एसर्शन रीजनिंग मैंने कहाँ से उठाए हैं, 2025, 24, 23, 24, मतलब पहले जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी लास्ट ईयर पेपर्स की और लेटेस्ट पेपर की, मैंने वहां से उठाया। फिर जो बच गए हैं और जो मुझे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा लगते हैं, फिर वो मैंने लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए सफिशिएंट है कि 10 से 12 क्वेश्चन एक चैप्टर के MCQ एसर्शन रीजनिंग लगा दो, इससे ज्यादा आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे एक्सेप्शन तो हमारे पास किस में थी, हमारे पास कॉपर में थी और क्रोमियम में थी। तो कॉपर क्रोमियम तो देखो यहीं पर है, तो बस यहां पे होता था 3d5 4s1, यहां पे होता था 3d10 4s1। बस चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अच्छा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है क्या। एसिडिफाइड अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है, इसका मतलब K2Cr2O7 है, प्लस हम लोग ट्रीट करा रहे हैं Na2SO3 में। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी Na2SO3 है, सॉरी, ये चेंज हो जाता है SO4 में। किस में चेंज हो जाता है, SO4 में। इसका मतलब कि यहां से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर यहां से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से मेरी सुनना, यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे ये रिएक्शन होगी एसिडिक। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिडिक। एसिडिक यानी H2SO4 में होगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबको SO4 के साथ मिलाओ, यहां से K2SO4 बनेगा। Cr किस में चेंज हो जाता है, Cr+3 में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि Cr2 और 7 जो 2- है वो चला जाता है Cr3+ में एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, प्लस अगर एसिड है तो H2O बाहर होगा। ठीक है, और बचा हुआ Na2SO3 जो है वो Na2SO4 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, CrSO4 का होल थ्राइस, CrSO4 का होल थ्राइस हमारे पास ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन साइज अमंग लैंथेनाइट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाँ भाई जाहिर सी बात है, लैंथेनम से लुटेशियम, अरे लुटेशियम Lu है ना, यहाँ पे 57 से 71, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर साइज डिक्रीज होगा तो यहाँ से कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज होता जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन साइज अमंग लैंथेनाइट विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नहीं नहीं, यहाँ से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और लैंथेनाइट डू नॉट शो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका असर्शन और रीजनिंग यहाँ पे दोनों गलत है, तो यानी बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। द सॉल्ट ऑफ Cu प्लस, Cu हमारे पास होता है कॉपर, होता है 29, तो 4s1 3d10। अगर Cu प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d10। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसका मतलब Cu हैज 3d10 इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। वो अनस्टेबल है, ये भी यही बात हमारे, इसके अलावा हमारे पास कोई बात है ही नहीं। चलो आगे ध्यान देते हैं। When KMnO4 is heated with acidified ऑक्जेलिक एसिड, अरे ये तो बहुत इजी, इससे पहले हम लोग ने ये रिएक्शन देखी। ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH का होल ट्वाइस, और ये चेंज हो जाता है बच्चों CO2 में। CO2 गैस आ रही है, CO2 गैस आ रही है, इसके अलावा हमें देखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले हम लोग ये सारी रिएक्शन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ZnCdHg आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Hg, हाँ यही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द Fe कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड। Fe3 प्लस Fe होता है हमारे पास बच्चों 26, यहाँ पे Fe हो गया 26, यहाँ पे हो गया Fe3 प्लस है ना, तो 3d5 हो गया, यहाँ पे हो गया 3d6 हो गया, तो ये 3d5 हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, यहाँ पे लेस फिल्ड, तो Fe3 प्लस स्मॉलर साइज देन Fe2 प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe3 प्लस इस पैरामैग्नेटिक, हाँ इस पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, और Fe3 प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो हम लोग को दिख ही रहा है, उससे क्या मतलब, और Fe हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बात सही है। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। In transition element radii of 5d series are virtually the same of the corresponding member of 4d series। अच्छा 4d series यहाँ पे corresponding members, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि transition element, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ in transition element the radii of 5d series are nearly identical to those corresponding 4d series, because the filling of 4f orbitals before 5d orbitals cause a regular decrease in atomic radius, regular decrease in atomic radius called lanthanide contraction। बस यही इसका आंसर और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका असर्शन रीजन दोनों सही है। आगे ध्यान देते हैं। फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक एल्थैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। हाँ सही बात है, क्योंकि जिंक क्या है हमारे पास पुअर मेटालिक कैरेक्टर में आता है, क्योंकि इसके सभी अनपेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड में। अगर पेयर्ड में है तो इसका मतलब क्या कहते हैं, ये उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे भाई मैं कह रहा हूँ सारे पेयर्ड में है तो अनपेयर्ड होगा नहीं, तो इसका रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इन एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है कि K2Cr2O7 एग्जिस्ट, Cr2O7s ऑरेंज है, और बेसिक मीडियम में CrO4 है जो कि हमारे पास येलो कलर है। ये हम लोग ने K2Cr2O7 की प्रिपरेशन में भी देखा था। अब जो K2Cr2O7 है वो कह रहा है इस हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब है वो वाटर का यहाँ पे क्या करेगा, लॉस करेगा। वो वाटर का यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, वाटर का यहाँ पे लॉस करेगा। अगर लॉस कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वो चेंज कलर करेगा विद वाटर। वो क्या करेगा, अपने कलर को क्या करेगा, चेंज करेगा। चेंज करेगा। और अगर चेंज करेगा तो इसका मतलब इसका असर्शन और रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएगा।
सभी को अच्छे से समझ आए? तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर, अरे हमारे पास एक और भी है, अरे वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज हाफ फिल्ड पेनल्टीमेट शेल एज वेल एज वैलेंस शेल, मतलब उसके हाफ फिल्ड पेनल्टीमेट शेल भी होना चाहिए। पेनल्टीमेट शेल, ये रहा अंदर वाला शेल पेनल्टीमेट शेल, और ये लास्ट वाला शेल अल्टीमेट शेल, जिसको आप लोग वैलेंस शेल भी बोलते हो। तो दोनों ही हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो या तो कॉपर या तो Au हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है हमारे पास? क्रोमियम 24 यानी 3d5 होगा, यानी D हमारे पास 5 होना चाहिए, S हमारे पास 1 होना चाहिए। हाँ, हाफ फील्ड है भाई, S भी क्या है 1 है, और D हमारे पास 5 है, यानी हमको आंसर मिल गया हमारे पास क्रोमियम। इसके अलावा हम लोग को देखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो ये थे हमारे पास इसके सारे MCQs और इसके असर्शन एंड रीजनिंग जितने पॉसिबल हो सकते थे। अगर आप लोग को लगता है आप लोग को कोई डाउट बचा है या कोई परेशानी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। मैं आप लोग को D&F ब्लॉक और पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग D&F ब्लॉक में हम लोग ने नोट्स, K2 CR2 7 की अच्छे से रिएक्शन और उसके लास्ट ईयर क्वेश्चंस और MCQ और असर्शन रीजनिंग कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। अब हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। बाय बाय।